This conference will now be recorded. Welcome, guys. Good morning. Happy New Year to all of you. Please confirm if my voice is audible and my screen is visible. Please confirm. Hmm, Okay. Okay, guys. Let's start. Before we start, this is just a disclosure. Okay. फर्स्ट वी गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्लोबल क्राइसिस. ये टॉपिक वो है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हमने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया था. तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल क्राइसिस. द पॉइंट इज कि जो ग्लोबल व्हाट हैपनिंग. ओके, जो द पॉइंट इज कि ग्लोबल क्राइसिस में हम जो पॉइंट ले रहे थे, हमने लिया था फ्रूट प्राइजेस के बारे में डिस्कस किया था. क्रूड ऑयल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. या जो जो टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था वो सॉवरेन बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में हमने बॉन्ड डील इन सब के बारे में डिटेल में प्रीवियसली जो स्लाइड्स रही थी हमारी, यानी कि सितंबर में आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को रिलेटेड हम आगे चलेंगे. ओके. तो सबसे पहले चलते हैं वेट एंड कॉन, यानी कि प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, फूड प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये जो फूड प्राइस इंडेक्स होता है, ये 5 डिफरेंट डिफरेंट जो इंडेक्सेस होते हैं, उनसे मिलके ये फूड प्राइस इंडेक्स बनता है. ठीक है. तो ये जो फूड प्राइस इंडेक्स ये बताता है ग्लोबली कि जो ग्लोबली फूड प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है. तो जब से रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ा है. उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यूक्रेन को यूरोप यूरोप का कटोरा कहते हैं, यानी कि वीट का कटोरा कहते हैं. और अगर वहाँ पर प्रॉब्लम्स है तो फूड प्राइसेस में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. ठीक है. ये फ्रूट प्राइस इंडेक्स है. अ, इसे डिस्कस नहीं करते. ये जो मेन चीज़ है इसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल डेटा को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, और क्यों हम ले रहे हैं ये भी हम देखेंगे. द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर मैं बात करूँ 2008 की, तो 2008 में रिसेशन आया था, याद होगा आप सबको. बट उस टाइम पर फूड या ग्लोबल क्राइसिस फूड से रिलेटेड नहीं था. इस टाइम पर है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे ये डेटा की बात करें, तो ये 2005 6 7 8 का अगर आप डेटा देखो, तो उसमें इंक्रीज सिर्फ क्रिसल्स में हुआ है. क्रिसल्स क्या होती है? जो आपका अनाज होता है ना, वो होता है. इसके अलावा जो अदर इंडेक्सेस हैं, मीट इंडेक्स, डेयरी इंडेक्स, ऑयल ऑयल और शुगर और क्रिसल्स. तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है क्रिसल्स का, क्योंकि इसके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. ये डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हुए हैं. बीच में इंक्रीज जरूर डिक्रीज जरूर आया था, क्योंकि रशिया ने अलाउ किया था कि जो यूक्रेन से जो गेहूँ एक्सपोर्ट हो रहा है उसके शिप्स को अलाउ कर दिया था, तो जिसकी वजह से प्राइजेस जो है थोड़ा सा कम आए थे. बट अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूं, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. तो इससे जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, और ये मेन ग्लोबल क्राइसिस का एक मेन टॉपिक रहेगा इस बार का. लास्ट टाइम जो क्राइसिस आए थे उस पर ये नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर रीज़न कुछ और थे. इस टाइम पे जो रीजन है कुछ और है. ठीक है. एनर्जी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यूसली अप हैं. हालांकि कुछ टाइम से अभी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कांस्टेंट चल रहा है. कांस्टेंट यानी कि 80 85 के अराउंड चल रहा है. बट इस साल भी जो, सॉरी, पिछले साल, आज तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया है. तो पिछले साल एक कांस्टेंट कुछ महीनों से कांस्टेंट रहा था, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीनों में ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है. ठीक है. तो एनर्जी प्राइसेस में जो जंप आया था, स्पेशली जो नेचुरल गैस में उसमें अभी थोड़ा सा कहते हैं फॉल आया था बीच में.
बट ये अभी भी टॉप पर ही है। टॉप से थोड़ा सा फॉल आया था, बट ये अभी भी टॉप पर ही है। और ये अभी इनमें, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, इनमें अभी भी एक बाउंस आएगा वापस से नेचुरल गैस और ऑयल ऑयल में। ठीक है। फिर हम बात करें इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन की बात करें, जिसमें से हम साउथ एशिया यानी कि इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो जो टॉप पर है, यानी कि जो लास्ट टाइम से जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसमें और इंक्रीमेंट आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर है ना। तो हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो मोस्टली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि हमारा एनर्जी इंपोर्ट ज़्यादा है। हमारा जो इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी का होता है। तो एनर्जी इंपोर्ट की वजह से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज फूड में हम सरप्लस हैं और फूड में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो बस हम पल्सेज जो होती हैं वो ज़रूर हम इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग भी एक्सपोर्ट ना। ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, फूड से रिलेटेड चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से है। बट जो टेंशन की बात है वो है यूरोपियन ईस्ट एशिया की। ईस्ट एशिया में तो यहाँ पे ईस्ट एशिया या चाइना का इन्फ्लेशन है। चाइना साइड, चाइना, वियतनाम और ये सब कंट्री का इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल्ड है। इतना कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो इनके एक्सपोर्ट थोड़े से कम ज़रूर हैं, बट इनमें यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि चाइना का इंटरनल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उनका इतना इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का नहीं आया है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है यूरोप 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 की है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ तो मेनली क्योंकि हमारा भी इम्पैक्ट वहाँ पर ज़्यादा है। अगर यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हमारा जो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन कंट्री को ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहाँ एक्सपोर्ट कम होंगे, तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया को आएगा ही आएगा। ठीक है। शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो शिपिंग में आपको पता होगा, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था क्लार्कसन इंडेक्स। क्लार्कसन इंडेक्स ये बताता है कि जो शिपिंग के जो चार्जेस होते हैं पर जो टैंकर्स जो होते हैं, जैसे ऑयल के टैंकर्स होते हैं, तो उनके प्राइजेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये वो उसके बारे में होता है। एक ग्रुप है बेसिकली, क्लार्कसन .org या क्लार्कसन .com करके एक वेबसाइट है, हाँ .net, सॉरी, क्लार्कसन .net करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर इस पूरे ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये चार्ट भी वहीं से लिया मैंने। तो क्लार्कसन इंडेक्स ये बताता है कि जो प्राइजेस हैं टैंकर्स की, जो शिपमेंट टैंकर्स की जो प्राइजेस होगी वो, और ये जो स्पेशली चार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल के बारे में, सारे सारे जो टाइप के जो एक्सपोर्ट होते हैं, सो जो शिपमेंट होते हैं उनके प्राइजेस नहीं है, सिर्फ ऑयल वाले हैं। तो ऑयल में डिक्रीज आया है, रीजन सिंपल सा है कि जो और रशिया पे ऑयल कैप लगा हुआ है ना, प्राइस कैप लगा हुआ है, उसकी वजह से ये डिक्रीज हुआ है। अदरवाइज ये अभी भी टॉप पर ही है, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। कारपोरेट सोवरेन बॉन्ड के बारे में हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये अभी काफ़ी टॉप पर है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। अ, अगर मैं इकोनॉमिक अपडेट की बात करूँ, देखो यहाँ ग्लोबल क्राइसिस की जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड आगे मैं और भी बहुत सारी न्यूज़ेस लाऊंगा, क्योंकि हमें इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होगी। तो हम उन इकोनॉमिक अपडेट को भी लेंगे जो अदर कंट्री का है और इंडिया का उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड डाटा भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट करेगी, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट वो टॉपिक जो 4 पॉइंट रहेंगे, हमारे 4 पॉइंट कौन से रहेंगे? फूड फूड रहेगा, एनर्जी रहेगा, शिपमेंट की प्राइसिंग रहेगी और कॉर्पोरेट और बॉन्ड यील्ड रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड को मैं हालाँकि काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी उसमें कोई भी नया चेंजेस आता है तो डेफिनिटली वी विल डिस्कस। यूएस से रिलेटेड इकोनॉमिक अपडेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने कुछ डाटा डिस्कस किया था। इस टाइम जो लेटेस्ट डाटा आया है ये जॉबलेस क्लेम का डाटा है, हर बार आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अभी आया है, नहीं, ये हर वीकली अपडेट होता है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट डिस्कस करने का है वो ये है कि जो पैंडेमिक के बाद से एक शार्प फॉल कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये डेटा यहाँ पे सिर्फ अभी 2-3 वीक से बढ़ रहा है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इतना वहाँ यूएस में जॉब क्लेम्स, ये एक्चुअली जॉब क्लेम्स क्या होता है? जॉब क्लेम सिंपल सा अ, अ, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो हालाँकि वो चीज़ बंद हो चुकी है, कुछ स्टेट में अब भी चल रही है। जॉब क्लेम का ये होता है कि वहाँ पर आप
अगर आप जॉबलेस हो तो आप गवर्नमेंट से आपको फंड मिल जाता है, इसको एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, उसको इंश्योरेंस बोलते हैं, जॉब का इंश्योरेंस बोलते हैं, तो गवर्नमेंट आपको वहाँ पे सपोर्ट करती है। ठीक है, व्हाट हैपेंड। तो ये वो चीज़ है। फिर आता है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, वो था ये डाटा। ठीक है, ये है 2008 के 8 के बाद का डेटा, क्योंकि 2008 के बाद में एक कंटिन्यूसली एक जंप आया था जॉबलेस जो डेटा, और अभी भी ये जंप आएगा, अभी नहीं बट कंटिन्यूसली ये बढ़ेगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्या ये जो जॉबलेस का डेटा है ये बढ़ रहा है क्या, जैसे अभी तो यहाँ पे घट रहा था, और ये हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम ये वाली जो पैंडामिक के पहले वाली जो लाइन है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, तब हमारे लिए टेंशन वाली बात होगी, तब तक के लिए हमारे लिए कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, जो क्राइसिस है जिसको क्या बोलते हैं, यूएस में रिसेशन है वो आ सकता है, स्लो डाउन आएगा फिर रिसेशन आएगा, तो वो एक इंडिकेशन ही मिलेगा हमें यहाँ से। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए यहाँ पर अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ एक चीज़ जो टेंशन की बात है, हालांकि ये चीज़ गोल्डमैन सैक्स ने भी, गोल्डमैन सैक्स के जो सीईओ हैं सोलोमन, उन्होंने भी बोला है कि अभी नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में क्या होगा कि जो जॉब्स हैं वो क्लेम्स बढ़ेंगे, जॉबलेस के जो क्लेम्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि अब बहुत सारे जॉब कट आएंगे, अभी नहीं है बट आएंगे ज़रूर, ऐसा उनका एक प्रेडिक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिसाइड की हैं। ठीक है, तो एक जैसे बोलते हैं ना कि अ, इनके इनके जो इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग कंट्री में, तो ये उसी से डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंट्री में किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती हैं, तो ये मान के चलो कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये लोग पहले ही सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनके चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो ये अपना थोड़ा 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 अमाउंट वहाँ से कट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये अचानक नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट होता है, वो एक दिन में कभी भी ये ना तो पोजीशन बना पाते हैं, ना ही अपनी पोजीशन एक दिन में हटा सकते हैं, क्योंकि पोजीशन का साइज इतना बड़ा होता है इनका, किसी भी कंट्री में हो वो। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अभी हमें इस पे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये एक डेटा है जो कि हमें ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसमें कंटिन्यूसली धीरे धीरे जंप आता जाएगा, तो वो टेंशन की बात होगी, जो कि रिसेशन की तरफ हमें लेके जाएगी। और लास्ट टाइम भी हमने लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि जो रिसेशन के पॉइंट्स होते हैं उनमें एक जॉब कट एक पॉइंट मेन होता है, क्योंकि अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में मनी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो नेक्स्ट है 2023 का, यानी कि इस साल का जो हमारा बजट है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट हम हर वीक कवर करेंगे, और खासकर वो चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे जो कि हमें इम्पैक्ट डालेगी, यानी कि उन सेक्टर को, लास्ट टाइम भी हमने कुछ सेक्टर डिस्कस किए थे, जैसे कि मेटल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और एक और सेक्टर था जिसका अभी हम जो न्यूज़ आया है वो न्यूज़ था फार्मा से रिलेटेड। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हालाँकि, और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड एक न्यूज़ था जो कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट शायद सब्सिडी को क्या करेगी, कम कर सकती है, बट इस टाइम ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर मनसुख हैं, इन्होंने ये फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री, ये केमिकल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि इस बार जो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारा बजट होगा उसमें स्पेंडिंग होगी सब्सिडी में, वो सब्सिडी की स्पेंडिंग 2.5 ट्रिलियन तक जा सकती है। अगर मैं कंपेयर करूं पुराने डेटा से, तो हर साल, यानी कि 2019 से लेकर अब तक, तो हर साल ये इंक्रीज हुआ है। इस साल इन्होंने कहा है कि इस बार हम 1 ट्रिलियन से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 1 ट्रिलियन प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर इसमें 1 ट्रिलियन बढ़ जाएगा तो 2.5 ट्रिलियन के आसपास का ये डाटा रहेगा, यानी कि सब्सिडी इतना मिलेगा। अब ये सब्सिडी मिलेगा किस तरह से, जैसे यूरिया खाद होती है, तो यूरिया का जो पैकेज होता है वो 45 kg के अराउंड होता है, तो पर पैकेज जो कॉस्ट होती है 2600 के 2600 टू 2700 के आसपास का होता है, तो उस पर सब्सिडी मिलेगी इनको, तो पर पैकेज जो किसान है उसको मिलेगा 250 के 40 और 50 के आसपास पर पैकेज मिलेगा। और इसके अलावा जो डायमंड फास्फेट होता है, उस पर भी सब्सिडी मिलेगी, तो डायमंड फास्फेट की अगर मैं बात करूँ तो 4000 4500 के आसपास होता है।
है ना, 4500 के आसपास होता है पर पैकेज, वो भी 45 केजी का ही होता है। और उसकी जो सब्सिडी के बाद में कॉस्ट रहेगी अराउंड 1300 से 1400 के आसपास रहेगी। तो ये बड़ा पैकेज रहेगा, और ये बढ़ाने का इन्होंने रीज़न सिंपली ये दिया है कि हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो ग्लोबल फर्टिलाइज़र की क्योंकि ये सारा इशू है रशिया से। रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइज़र का। तो वहाँ से जो दिक्कतें बढ़ी हैं, उससे फर्टिलाइज़र के ओवरऑल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हालाँकि ये बात और है कि हमारे इम्पोर्ट जो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते थे फर्टिलाइज़र को चाइना से करते थे। बट रसिया ने हमें इतना मैसिव डिस्काउंट दिया है फर्टिलाइज़र के इसमें, कि सबसे ज़्यादा अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र रसिया से, ठीक है? तो ये इम्पोर्ट हमने तो कर लिया है रसिया से, बट ये इम्पोर्ट के बावजूद हमें सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, जो क्योंकि जो सब्सिडी मिली है, यानी कि सॉरी, जो हमें डिस्काउंट मिला है, वो ग्लोबल प्राइस पे मिला है। और रशिया चूँकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो वहाँ पे बैन लगे, उस पे सैंक्शन लगे, तो उसकी वजह से प्राइस, फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है नॉर्मल से, वो भी इंक्रीज़ हुए। तो जो प्राइस इंक्रीज़ हुई, उस पे हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है? तो डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी वो हमें कॉस्टली ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कॉस्ट बढ़ी है, तो नो डाउट कि वो हमें कॉस्टली तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट डिस्काउंटेड है, तो वो फ़ायदा रहा हालाँकि थोड़ा-सा। बट गवर्नमेंट इस बार भी फर्टिलाइज़र पे अच्छा खासा स्पेंड करेगी, जस्ट बिकॉज़ कि ये ग्लोबल क्राइसिस जो चल रहा है, उसकी वजह से। इसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली ये भी बोला था कि जो ये नैनो डब के बारे में सर्च करोगे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको भी ये लोग अप्रूवल देने वाले हैं। मैंने इस पे थोड़ा-सा आर-एन-डी किया था, ज़्यादा नहीं किया, बट इतना समझो कि ये बेटर होता है बाकी जो फर्टिलाइज़र्स है उससे थोड़ा-सा बेटर होता है। ठीक है? अब इस साल का जो बजट है, इससे बजट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये जो एक बिल पास हुआ है, इसको बोला जन विश्वास बिल। ये जन विश्वास बिल जो है, ये बहुत अच्छा बिल है। इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़रूरी है। बजट से रिलेटेड चीज़ है। आपको लग सकता है कि ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है? ये बिल है, एक्चुअली ये 42 एक्ट हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होता है ना, उससे रिलेटेड ये बिल है। तो टोटल 42 एक्ट थे, उनमें 183 अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इतने सारे अमेंडमेंट बिल अलग-अलग लाने के बजाय इन्होंने उन सबका एक बंच बनाया, और उन बंच को इन्होंने एक सिंगल बिल में ये कर दिया, और उस बिल का नाम दिया इन्होंने जन विश्वास बिल। अब इसमें क्या-क्या किया है इन्होंने? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। पहले तो उससे पहले हम समझते हैं कि हम इंडिया की जो रैंकिंग है, यानी कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इंडिया की रैंकिंग कहाँ आती है, और ये लोग क्यों कर रहे हैं? इतने सारे अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्या है? तो देखो, इंडिया की रैंकिंग ये 2019 का डेटा, इसके बाद से अभी तक ये नया डेटा आया नहीं है। तो 2019 की बात करो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग आती है 63 ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। अब ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग किन बेसिस पे होती है? ये डिफरेंट डिफरेंट सॉरी, ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो जिन-जिन क्राइटेरिया को जो-जो कंट्री फुलफ़िल करती है, उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो ये जो जहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पर हम फुलफ़िल वो चीज़ को, क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जितने भी जो गवर्नमेंट के जो रूल थे, रेगुलेशन थे, उन सब में अमेंडमेंट किए हुए हैं। जो भी रूल्स थे, एक्ट थे, उन सब में अमेंडमेंट किए। और ये जो अमेंडमेंट किए हैं, ये अमेंडमेंट इन्होंने अपने तरफ से तो किए, प्लस इन्होंने जो स्टार्टअप्स थे, उनके तरफ से जो सजेशंस आए थे, उनको भी इनमें ऐड किया हुआ है। तो मोस्टली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो ये जो बिल है, ये बिल सजेशंस वाला बिल है, यानी कि इन्होंने जो फीडबैक लिया था, उस फीडबैक को ही इन्होंने जो एक्ट थे, उन सब में चेंजेस करके एक नया बिल ला दिया है। ठीक है? अब इसमें इन्होंने क्या-क्या किया है, तो सबसे पहला इनका जिनको ये जो गवर्नमेंट है, उनका एक स्लोगन भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर जितने भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में क्राइटेरिया होते हैं, कि किसी भी कंट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। जैसे जो इन्वेस्टर है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कि आप यहाँ पे ईज़िली जो आपका स्टार्टअप है या आपका बिज़नेस है, यहाँ सेटअप कर सकते हो। उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंटेशन में। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इनको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगी। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, कि हर कंट्री में अलग-अलग रूल होते हैं, कि अगर आप उन रूल या रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हो, तो आपको जेल तक हो जाती है ना?
तो कई बार जो बाहर के कंट्री वाले आते हैं उनको सारे रूल पता नहीं होते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेनल्टी का जो अमाउंट होता है उसको बढ़ा दिया, मगर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल जाने वाला जो प्रावधान था उसको हटा ही दिया। यानी कि जो छोटी-मोटी जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से जो कोई इन्वेस्टर है वो जेल ना जाए, वो जेल ना जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बिल में संशोधन कर दिया कि आप जेल नहीं जाओगे, मगर जो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है उसको 10% से इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है? तो एक ये इन्होंने अच्छा खासा किया। फिर इसके अलावा इन्होंने एक नया फॉर्म लॉन्च किया था, अजाइल फॉर्म, हालाँकि पुराना है, अजाइल प्रो फॉर्म बोलते हैं उसको। अजाइल प्रो फॉर्म में क्या होता है कि जो एक फॉर्म भरूँगा मैं अगर मुझे जीएसटी भी चाहिए, मुझे पैन भी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिडंडेंसी है फॉर्म की, फॉर्म, मल्टीपल डिपार्टमेंट की रिडंडेंसी उसको हम खत्म करेंगे और एक सिंगल फॉर्म, एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। तो उसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने एक सिंगल फॉर्म दिया, जिसको अजाइल प्रो फॉर्म बोलते हैं। उसमें आप फॉर्म भरोगे तो उसी से आपको आपको जीएसटी मिल जाएगा, आपको ईपीएफओ मिल जाएगा, आपको जो टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है वो भी हो जाएगा, आपका पैन मिल जाएगा, आपको टैन मिल जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें एक ही फॉर्म को फिलअप करने पे मिल जाएगी। तो जो रिडंडेंसी होती है वो यहाँ से खत्म कर दी उन्होंने। ठीक है? इसके अलावा इन्होंने ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कई बिजनेस हैं, किसी न किसी केस के या किसी न किसी वजह से केस कोर्ट के चक्कर काटते हैं, तो वो उन सबको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट, हालाँकि इसकी तो एक मोबाइल ऐप भी उन्होंने लॉन्च कर रखी है, ई कोर्ट नाम से। आप गूगल प्ले पर ढूँढोगे तो मिल जाएगा। तो उसमें एक सिंपल सा आपको सारी स्टेटस मिल जाएगी, और ये उन चीज़ों को फटाफट करने के लिए कि सारे के जो भी केसेस हैं वो सारे ईज़िली निपट जाए, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अपना बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इन्होंने ई कोर्ट सर्विसेज़ लॉन्च की है। इसके अलावा इन्होंने लैंड का डिजिटलाइज़ेशन भी कर रखा है कि आपको लैंड एक्वायर करना है, तो वो सब चीज़ को इन्होंने डिजिटलाइज़ेशन किया। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बाहर की कंट्री के जो इन्वेस्टर है उसको इंडिया में लाने के लिए। ठीक है? अभी ये रिसेंट में अभी यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है, तो ये हालाँकि 10 तारीख को होगा, 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ पे ये 10 ट्रिलियन, हालाँकि फर्स्ट फेज़ में इनको उम्मीद है कि 1 लाख का आएगा। इसके अलावा भी 7 लाख का अलग से आएगा इन्वेस्टमेंट, 7 लाख करोड़ का। टोटल ये बता रहे हैं कि 10 ट्रिलियन का अमाउंट सिर्फ़ यूपी में ही मिलेगा, और ये टोटल 14 कंट्री से आएगा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ़ यूपी में, है ना? इतना ध्यान रखना, सिर्फ़ यूपी में ही 10 ट्रिलियन का एमओयू साइन होंगे टोटल, है ना? और ये 10 से 12 तारीख को जो समिट होने वाला है उसमें होगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरह के अगर बिल आते हैं कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी अगर आप नॉर्मल माइंड से सोचो कि अगर मुझे किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाना है, या मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर गवर्नमेंट कितनी सुविधा देती है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट में ही उलझ गया, उनके रूल्स और रेगुलेशन में उलझ गया, तो मैं फिर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो उन चीज़ों को यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। ठीक है? अगर ये तो था हमारा बजट से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइम अगर उस बजट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हालाँकि कुछ चीज़ें सेक्टर से हैं, उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट अभी रशिया से रिलेटेड मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक तो ये वेस्टर्न मीडिया जो होता है ना, मतलब मुझे पता नहीं क्यों इन इन लोगों को इंडिया से बहुत दिक्कत है, ज़रूरत से ज़्यादा ही दिक्कत है। ठीक है? अभी इंडिया में कुछ कंपनियाँ हैं जो कि रॉ लेदर जो है एक्सपोर्ट करती हैं रशिया को। तो उसका इन्होंने बहुत बड़ा इश्यू बनाया, और ये इन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया की जो लेदर कंपनियाँ हैं, ये रशियन वॉर को फंड कर रही हैं। ठीक है? हालाँकि इंडिया और चाइना की कोई भी कंपनी रशिया को किसी भी प्रकार का वॉर से रिलेटेड एक सिंगल एलिमेंट भी, यानी कि कुछ भी, सुई भी ऐसा नहीं बेच रही है जो कि रशिया वॉर में यूज़ करे। ठीक है? हम यहाँ पर इंडियन कंपनी जो रशिया को दे रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉ मटेरियल दे रही है। उसका ये लोग कोड बनाएँ या जूते बनाएँ उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमने इन्हें रॉ मटेरियल दिया है। अब ये लेदर का क्यों यूज़ कर रहे हैं रशिया इतना ज़्यादा? सिंपल सा है, वहाँ पे उन्होंने भर्तियाँ जो सैनिक में भर्तियाँ होती हैं उसको बढ़ा दिया है। पहले उनका 10 लाख के आस-पास था, अभी वो 15 लाख के आस-पास उसकी साइज़ लेके जाने वाले हैं। यानी कि इतने सारे वहाँ पे आर्मी फोर्सेस होगी। तो नई जो भर्तियाँ होगी उन सबको बूट की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी के जो शूज़ होते हैं उनकी, तो उसके लिए इंडिया से उन्होंने अ लेदर यूज़ कर रहे हैं, इंडिया से उन्होंने लेदर इम्पोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है? अब ये टेंशन की बात क्यों है? मतलब इन लोगों के लिए टेंशन क्यों है आखिर? देखो, इंडिया की जो लेदर इंडस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी इंडस्ट्री है, ये बहुत इंडस्ट्री है।
अभी बताया जा रहा है कि अभी करंट पे हमारी इंडस्ट्री 4 से 5 के बिलियन के आसपास के, और अभी 2023 यानी कि इस साल के अंत तक हम 6 बिलियन तक, सिर्फ लेदर और फुटवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडस्ट्री 6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और उम्मीद ये है कि 2030 तक ये 10 बिलियन की अकेली इंडस्ट्री होगी, जो एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट मतलब हमारे यहाँ पे कंजस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट ही इतना ज़्यादा होगा एक अकेली इंडस्ट्री का, 10 बिलियन के आसपास का, हालांकि इससे ज़्यादा हो जाएगा, बट एक उम्मीद है कि इस साल ही हम 6 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, ये यूपी में सबसे पहले, हालांकि कानपुर को लेदर का हब भी बोलते हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जो है सॉरी, यूपी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क एस्टेब्लिश करने वाली है, मतलब सेटअप करने वाली है। ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप चाहो तो इस सेक्टर पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो। लेदर लेदर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, और ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है। ठीक है। फिर आते हैं मेटल सेक्टर में। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर लास्ट टाइम जो आपने एक न्यूज़ था कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वो उससे रिलेटेड आपने न्यूज़ कवर करी, बट एक और जो न्यूज़ है, जो कार्बन बॉर्डर टैक्स वाले जो न्यूज़ है, उसको आपने कवर नहीं किया। देखो, हम यहाँ पे वो न्यूज़ ज़्यादा कवर करेंगे जो कि हमें, हमारे सेक्टर को इम्पैक्ट डालेगी। ये जो न्यूज़ है अभी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। न्यूज़ क्या थी कि यू एग्रीज टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, सिंपल सा देखो, कार्बन बॉर्डर टैक्स वो होता है कि वो टैक्स जो भी ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन ना, कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रियां हैं वो सभी अगर कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करती हैं, और वो प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी वजह, इसको बनाने में एनवायरनमेंट में कार्बन प्रोड्यूस होती है, जैसे कि सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये वो प्रोडक्ट है जिसको बनाने में ही एनवायरनमेंट में कार्बन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने एक नया टैक्स की बात चली, और इसका आज से नहीं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब आज से नहीं, ये 1 साल से इसका अपोज़ भी कर रहे हैं। और इन्होंने तो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया था कि आपका जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्शन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि आप डेवलप्ड हो चुके हो, आप डेवलप्ड कंट्री हो, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो आप हम पे इस तरह से ये कर रहे हो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ा इशू बना था उस टाइम पे, बट इसके अगेंस्ट में काफ़ी लोगों ने टेंशन तो दी कि हाँ, जैसे रिसेंटली इन्होंने ये टैक्स का प्लान जारी किया। जैसे ही टैक्स का प्लान जारी किया, तो उसी टाइम पे उसके बाद में एक न्यूज़ आई थी जेएसडब्ल्यू की, जेएसडब्ल्यू वार्न यूरोप कार्बन टैरिफ ना, कि इन्होंने टेंशन बताया कि हाँ, ये चीज़ इंडिया एशिया मार्केट को हर्ट तो करेगी, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक तो चाइना और एक इंडिया है। ठीक है। देखो, दो चीज़ें जो हमें ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेटल सेक्टर में। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और कंज्यूमर चाइना है। स्टील के मामले में कंज्यूमर भी वही है दुनिया का सबसे बड़ा, और एक्सपोर्टर भी वही है दुनिया का सबसे बड़ा। सेकंड पे आता है इंडिया, कंज्यूमर भी हम हैं और एक्सपोर्टर भी हम हैं, सेकंड नंबर पे। ठीक है। तो ये चीज़ हमें इम्पेक्ट तो करेगी, इतना नहीं करेगी। ठीक है। और इसीलिए मैंने लास्ट टाइम एंटी डंपिंग ड्यूटी का ये न्यूज़ कवर किया था, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी अपने आप में बड़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर चाइना यहाँ पे डंप नहीं कर पाएगा स्टील, तो जो हमारी जो लोकल कंपनियां हैं वही प्रॉफिट में आएगी, और वही मनी जो है इंडिया में सर्कुलेट भी होगा, क्योंकि हम प्रोड्यूसर भी हैं। कंज्यूम कंज्यूम तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ है। अभी हम, हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना बाकी हैं, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारी न्यूज़ रेल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ न्यूज़ सुनी होगी। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें स्टील की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। करेंटली इंडिया के 700 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, 700 प्लस। ठीक है। तो इंडिया को तो ये चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। हाँ, नो डाउट ये चीज़ हर्ट तो करेगी, बट इतना नहीं करेगी, इसलिए मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया इसके खिलाफ एक्शन लेगा, तो हाँ, ये इंडिया का पहले से ही प्लान था कि अगर ये लोग टैक्स बढ़ा देंगे ना, कार्बन टैक्स बढ़ाएंगे। हालांकि उन लोगों का प्लान तो 50% टैक्स पे है, यानी 100 रुपए की चीज़ पे 50% टैक्स बढ़ाएगा, यानी कि 150 रुपये में पड़ जाएगी कार्बन टैक्स ना। उन लोगों का प्लान ऐसा है।
और वो सीमेंट, स्टील सब सभी पे लगाएंगे। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने भी देखो यूके में क्या होता है कि यूके में यूके हमसे रॉ मटेरियल में स्टील लेता है और उसके फिनिश प्रोडक्ट हमें बेचता है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम यूके से लेते हैं। तो इंडिया ने ये यू पे भी यही चीज़ अप्लाई करने की बात की है कि हम भी इस तरह का एक टैक्स लगाएंगे कि जो आप हम पे टैक्स लगा रहे हो कार्बन टैक्स, उसी के इम्पोज में अगर कोई प्रोडक्ट जो हम आपको दे रहे हैं उसी का फिनिश प्रोडक्ट आप हमें वापस दे रहे हो, और अगर आपने उस पर टैक्स लगाया तो हम भी उसके रिस्पेक्ट में टैक्स लगाएंगे फिनिश प्रोडक्ट पर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया एक्शन नहीं ले रहा है, इंडिया आर ऑल्सो टेकिंग एक्शन। ठीक है। इस पर जो ध्यान देने वाला सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अब ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। और ये सुर्खियों की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट अ सेकंड गाइस। हम्म, तो अगर मैं सुर्खियों की बात करूँ तो सबसे पहले WHO ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। हालांकि ये गाम्बिया वाला एक्ट है, आप सबको पता होगा कि गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई थी। हालांकि ये अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है कि जो डेथ हुई है उसका डायरेक्टली रिलेशन उस कफ सिरप से। ठीक है। गाम्बिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो 66 बच्चे हमारे यहाँ डेथ हुई है उसका डायरेक्टली लिंक उन्होंने बोला कि ये कफ सिरप है, इंडियन कफ सिरप है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था डब्ल्यू एच ओ को। फिर डब्ल्यू एच ओ ने 150 कंट्रीज में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जो इंडिया मेड कफ सिरप है इसका यूज ना करें। ठीक है। हालांकि इसी टाइम पर गवर्नमेंट WHO ने यह भी बोला था कि हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इंडिया को इसकी रिपोर्ट जरूर देंगे। बट अभी तक इंडिया को इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। बट इंडिया ने एक्शन ली थी इसके खिलाफ। ये जो भी केस हुआ था इसमें इंडिया ने भी एक्शन लिया था। और जो मेन पॉइंट था कि एक जैसे जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है ना कि ये टॉक्सिक मैं नाम बोल रहा हूँ। हाँ, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये टॉक्सिक एलिमेंट इन सिरप में पाए गए थे, ऐसा उन्होंने WHO ने कहा था। हालांकि ऐसी अभी तक कोई रिपोर्ट है ही नहीं। और ये चीज़ इंडिया ने भी एक पैनल फॉर्म किया था। उस पैनल में इन्होंने चेक करवाया कि क्या सच में इन जो कफ सिरप है इनमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। यानी कि इनमें जो इंडिया में जो सैंपल थे उसमें चेक किया। और हालांकि गाम्बिया की गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया ने कंसर्न किया है कि हाँ आपका जो भी कंसर्न है हम उस पर भी हमारी मीटिंग बिठाएंगे। और उन्होंने चेक किया। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस में है, तो अभी इसका कोई खास रिजल्ट आया नहीं है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट जारी हुई थी जो बाद में जो इंडिया में जो प्रोडक्ट थे कफ सिरप के उसमें इंडिया ने बोला कि ये जो कफ सिरप है इसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। तो उनकी जो इंडिया वाली रिपोर्ट थी तो उसमें तो उन्होंने कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं बताया। इसी दौरान क्या होता है कि इंडोनेशिया में 99 बच्चों की डेथ हो जाती है। हालांकि 200 के ज़्यादा हो गई थी। बट 200 से ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है उसका रीज़न भी ये बताते हैं कि इंडियन मेड कफ सिरप है। बट बाद में ये न्यूज़ फेक निकलती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो डेथ हुई थी वो कफ सिरप से नहीं हुई थी। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कफ सिरप लिया भी नहीं था फिर भी उनकी डेथ हुई। और ये जो आंकड़ा था अराउंड 200 बच्चों के आसपास का आंकड़ा है जिनकी डेथ हुई है। ये चीज़ थोड़ी सी फार्मा सेक्टर को बहुत हर्ट करेगी। रीजन बीइंग कि इंडोनेशिया ने तो बैन कर दिया था उस टाइम पर। इसके अलावा गाम्बिया ने भी बैन किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि नेपाल जैसे कंट्री ने भी 16 कंपनियों को बैन कर दिया है ना। जो इंडियन की जो फार्मा कंपनी है उनको बैन कर दिया कि ये कंपनियां अपनी दवाइयाँ इंडिया में नहीं बेच सकती, इंक्लूडिंग पतंजलि ना, पतंजलि ये फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है। फिर इसके बाद में एक नया एक्शन होता है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में क्या हुआ कि 18 बच्चों की डेथ हो जाती है। हालांकि उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर ने साफ बोला है कि जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके पेरेंट ने बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन बच्चों को कफ सिरप पिलाया था प्लस ओवरडोज कर दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी करके बोला कि ये जो कफ सिरप था इसमें टॉक्सिक एलिमेंट था। और टॉक्सिक एलिमेंट क्या था? डाइथिलीन ग्लाइकोल एंड
एथिलीन ग्लाइकोल। फिर इसके बाद में इंडिया ने क्या किया कि इस जो कंपनी थी, यानी कि जो उज्बेकिस्तान में जो सिर्फ वाले जो कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं भूल गया हूँ, कंपनी का नाम क्या था, मैं नाम ही भूल गया। खैर, जो उस कंपनी पे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था उसको बंद कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने एक नया एक बिल पारित किया, और वो बिल था कि जो इथिलीन ग्लाइकोल है उसका आप इजीली यूज़ नहीं कर, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के अंडर आ गया कि अब क्योंकि ये टॉक्सिक एलिमेंट है, टॉक्सिक में आ गया, तो इसका यूज़ कैसे करना है, इससे रिलेटेड एक बिल पारित किया। इसका लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हालांकि। बट इन्होंने एक नया रेगुलेशन जारी कर दिया है कि इसका यूज़ कैसे और कहाँ करना है और कौन कर सकता है, क्योंकि ये मिलना अब आसान नहीं होगा। जैसे कि आपको याद होगा एक टाइम पे एसिड फेंकते थे लोग लड़कियों के चेहरों पे ना, तो गवर्नमेंट ने उस पर रूल बना कि एसिड मिलेगा ही नहीं लोगों को, क्योंकि उसका यूज़ करना है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, तभी आप शॉप से वो एसिड ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पर इनके लिए रूल रूल बनाए जा रहे हैं कि जैसे हर कोई कंपनी इसको यूज़, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है, इसको हर कोई खरीद नहीं सकता, ठीक। दूसरी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा देर कर दिया। अगर ये चीज़ पहले ही कर देते तो वर्ल्ड मीडिया में हम एक बात कह सकते थे कि ये हमारे यहाँ मिलना ही मुश्किल है, तो उस पर्टिकुलर सीरम में आ जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि जो थिंक टैंक है उनके दो एस्पेक्ट है। पहला ये है कि एक तो इंडिया इज द वर्ल्ड फार्मेसी, तो इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सिमिलर केसेस बढ़ रहे हैं, और उनमें कफ सिरप में ये एलिमेंट है ही नहीं जिस एलिमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़ कि जो मैं यूएसएफडीए, नहीं यूएसएफडीए नहीं, दूसरी चीज़ ये था कि गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जैसे कि यूएसएफडीए होता है ना, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। तो थिंक टैंक कहता है कि इंडिया को फार्मा सेक्टर पे एक स्पेशल अपना खुद का रेगुलेशन लाना चाहिए, जो कि इन सब की हेल्थ को चेकअप करे। जैसे कि यूएसएफडीए होता है वैसे ही इंडिया का खुद का भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि एक बार अगर आपकी कंट्री पे ये धब्बा लग गया कि मेड इन इंडिया दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं, तो फिर ये पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। फिर आप कितना भी अच्छी दवाइयाँ बनाओ, कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ये जो जैसे ये बिल पारित किया इन्होंने, इमीडिएट एक्शन लेके किया, तो ये अगर और भी जल्दी इमीडिएटली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये सेक्टर को बहुत बहुत हार्म होगा। अब सिर्फ ये तो था एक एक चीज़, इसके अलावा दूसरी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसी महीने, अगर मैं अगस्त से बात करूँ, अगस्त से दिसंबर तक में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि हेल्थ फिटनेस में ना, यूएसएफडीए के हेल्थ फिटनेस का जो चेकअप होता है, उसमें कई कंप्लायंस होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन लेटर मिले कईयों को, कई को वार्निंग लेटर मिले, कि कईयों को ओएआई लेटर मिले हैं। तो ये कंपनियां हैं जैसे कि सिप्ला, ग्लेनमार्क, लुपिन, इन सबको नोटिफिकेशन जारी हो। अब ये जो इनके ब्रांचेस हैं, ये सारे अब यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, और इसको वापस से चालू करने में कम से कम 8 से 12 महीने तक का टाइम लगेगा, ठीक है। ये कोई इतना ईजी नहीं होता है। एक बार अगर आपको लेटर जारी कर दिया जाता है यूएसएफडी से, तो उसको वापस से चालू करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हमारे फार्मा सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और कई थिंक टैंक अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सच में इंडिया मेड इन इंडिया ड्रग सेफ हैं या नहीं। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी इमीडिएटली तो ये सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। और ये चीज़ को हम अभी चार्ट पर भी देखेंगे कि क्या सच में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है कि ये सेक्टर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेगा। ये सब अभी हम चार्ट पर भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हम चलो चार्ट पर ही देखते हैं ना। आप इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। लेट मी स्विच माय स्क्रीन। if you any if you have any question you can ask। शेयर द स्क्रीन, अदरवाइज अब हम चार्ट पे चलेंगे। प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माय स्क्रीन।
ओके, प्लीज कंफर्म इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। मैंने यहाँ पे चार्ट शो कर रहा हूँ। ओके ओके। हम्म हम्म, देखो, सबसे पहले हम फार्मा की बात करते हैं, फिर हम बाकी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले फार्मा देखते हैं। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम्म, ठीक। ये भी हम बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। देखो, यहाँ से एक पैटर्न बनना स्टार्ट, ये एक्स वेव है, ये ए, ये बी और ये सी। ये जो सी जो बन रहा है ना, ये ऑलमोस्ट बिहेव लाइक अ टर्मिनल ना। तो ये अगर ये टर्मिनल सच में टर्मिनल है तो इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, इस चीज़ को मार्क करता हूँ मैं। व्हाट हैपनिंग टू माय माउस। ओके, ये थ्री थ्री के पैटर्न में जा रहा है, हालांकि ये फॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में ऊपर जाएगा, तो ये जो वेव सी है ये फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक शार्प फॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो वेव ई है, ये वेव ई अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ये जो वेव है, ये वेव ई फिनिश होगा, देन इट विल स्टार्ट बाउंसिंग फॉर द फिनिश टू वेव सी। तो जैसे ये वाली वेव फिनिश हो जाएगी तो फिर उसके बाद में ये एक बाउंस लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अ, ये थ्री थ्री का पैटर्न है। ठीक है, ये फार्मा सेक्टर था हमारा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फार्मा सेक्टर बहुत बुरी तरीके से नीचे आएगा, बट ये एक बाउंस अभी लेगा। और ये पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न जो बनना स्टार्ट हुआ ना, ये पैटर्न अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो अभी हो सकता है थोड़ा जंप लेके ये फिर से नीचे आए, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉर द लास्ट वेव ना। तो ये लास्ट के लिए ऊपर जाएगा, और मे बी पॉसिबल कि ये ज़्यादा ऊपर इसके ऊपर ना जाए, एंड देन वी विल सी अ शार्प फॉल इन दिस। ठीक है, फिर आता है हेल्थ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आईटी सेक्टर में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये इसका जो चांसेस है यहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अभी ये पैटर्न अभी करेक्टिव ही रहेगा। तो अभी इसका यहाँ से ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, बट अल्टीमेटली इसको और नीचे आना है। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर में अभी तक ऐसा कोई खास नहीं है, और इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ भी नहीं है अभी। होगी तो हम वी विल डेफिनेटली कवर। ठीक है, मेटल सेक्टर में मैंने कहा था कि ये जो लास्ट वेव है इसका, ये मैं मंथली चार्ट लगा दूँ इसका। हम्म, तो ये जो है ऑलमोस्ट फिनिश होने के कगार में, तो प्राइस वाइज हो चुका है, बट टाइम वाइज आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम और कंज्यूम करेगा। और उसके बाद में ये जो टॉप है उसके ऊपर निकल जाएगा। मान लो किसी भी वजह से अगर अगर ये टॉप के ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये वेव भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यानी कि ए, ये बी और ये सी यहाँ फिनिश हो चुका है, एंड देन ये फिर इसके लिए ऊपर जाएगा। एक्स नहीं, ये इसके लिए ऊपर जाएगा। ठीक, सी के लिए। तो ये एक लंबी चाल का घोड़ा रहेगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा सेक्टर रहेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट, मेटल सेक्टर, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। फिर एफएमसीजी में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैंने कहा था कि ये अभी नीचे आएगा। ये जो लास्ट लेग है इसकी, ये जो लास्ट लेग है अभी फिनिश नहीं हुई, ये फिनिश होते ही देखो ओवरऑल ये एक काइंड ऑफ एक्स वे बना रहा है ना। सॉरी, ये ए, ये बी, कहाँ, हाँ, ये ए, ये बी है। तो अभी ये इसमें फिनिश नहीं हुआ है। ये जैसे फिनिश होगा तो एक बार ये और ऊपर जाएगा, एंड देन उसके बाद में नीचे आएगा, है ना। तो जब तक ये फिनिश नहीं होगा तब तक नीचे नहीं आएगा। तो अभी अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी ये थोड़ा नीचे आके फिर एक बार वापस ऊपर जाएगा, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है, इंफ्रा में भी सेम था, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। लास्ट टाइम कहा था कि ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये लेग फिनिश नहीं हुई है, और अभी भी ये लेग फिनिश नहीं हुई, क्योंकि इसे अभी एक बार नीचे आना है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में जो एक शो बनाने की बात करते, जैसे निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी मैंने कहा था कि एक शो बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वेव जो सी है, क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न बना है, जिगजैग पैटर्न बना है, तो वेव सी जो है एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड हुई है।
सी वेव सी एक्सटेंड हुई है तो यहाँ पे छोटी एक्स पे बनेगी। हालांकि इसने थोड़ा सा प्राइस वाइज ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। इतना नहीं करना चाहिए था। अगर इसको ज़्यादा नीचे जाना था तो इतना प्राइस अप साइड में कंज्यूम नहीं करना चाहिए था। अब इसके जो चांसेस हैं, जो चांसेस स्विच होते हैं वो ये है कि ये वेव डी बने। ठीक है, यानी कि ए बी सी और ये डी बनने के चांसेस ज़्यादा है, एंड फिर ये वेव ए बनाएगा। अगर ये वेव ए बनाता है तो इसका मतलब कि इसके नीचे नहीं जाएगा, यानी कि जो प्राइस वाइज है हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि प्राइस वाइज ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है हमारा, ये पैटर्न है हमारा वेव ए, ये बी, सी, डी, और ये ई यहाँ कहीं आके फिनिश होगा। ये एक बार ऊपर जाके फिर से वापस नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई के लिए नीचे आएगा। वैसे ही न्यूट्रल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और अगर वो टर्मिनल बना रहा है तो अच्छी बात है, अगर टर्मिनल बना दे तो। हालांकि अभी उसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट अगर टर्मिनल बनता है तो अच्छी बात है, फिर एक लॉन्ग जंप आएगा। फिर जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये फार्मा सेक्टर जो है, सॉरी, निफ्टी निफ्टी जो है टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा। यानी कि पूरा जो जनवरी है, पूरा जो जनवरी है हो सकता है कि ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन में पूरा जनवरी कंज्यूम करे। यानी कि जो वेव सी है इसका इसका ये ए था, ये बी और ये सी के लिए ऊपर जाएगा तो वेव बी है, इसमें अभी टाइम बाकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है ये ज़्यादा नीचे आएगा या ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे सीधे सीधे जा सकता है, तो ये वेव सी के लिए सीधे जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, लेट मी डिलीट इट, तो हमारा सिंपल सा पैटर्न हो जाएगा ये ए, ये बी और ये फिर से। ठीक है, ठीक है, ये वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आपको याद होगा, मैंने हालांकि ये चीज़ पब्लिश भी की थी, निफ्टी आईटी में देखा था हमने। ठीक है, अब निफ्टी आईटी में देखा था कहाँ, निफ्टी आईटी में देखा था हमने यहाँ पे, ये। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, उसके बाद में ए बी सी और फिर यहाँ पे टर्मिनल पैटर्न बना था। और मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि जैसे इस ट्रेड लाइन को काट देता है तो आपके जो भी आईटी में पोजीशन हो वो हटा देना। हालांकि शायद मैंने इसे वेबसाइट पर भी डाल के रखा हुआ है, मैंने डाला होगा, मैंने पब्लिश तो किया ही था और शायद वेबसाइट पर भी है ये। उम्मीद है कि होना चाहिए। मार्केट फोरकास्ट, ये रहा। तो ये उस टाइम पे था, मैंने कहा था ए बी और सी ये टारगेट दिए थे मैंने। फिर जो प्राइवेट ग्रुप था वहाँ पे मैंने ये जीरो बिल ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बोला था कि यहाँ से एग्जिट हो जाना। तो सेम वैसे ही चीज़ है यहाँ पर अपना निफ्टी में। हम्म, ये, बट ये जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, मतलब साइज में ये मंथली मंथली टाइम फ्रेम में है, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा बस, और कुछ नहीं है। वॉइस हैंगिंग, माई कंप्यूटर हैंगिंग, क्या हो रहा है? वॉइस नॉट वर्किंग। ओके, तो अभी से ये ट्रायंगुलर पैटर्न, फिर ये बी और सी। तो हमें बस ये सी का ध्यान रखना है कि सी क्या टर्मिनल बना दे। अगर ये सी ने टर्मिनल बना दिया ना तो डेफिनेटली वी विल सी अ साफ फॉल ना। तो अभी तो इसका कोई चांसेस नहीं कि क्या बनेगा, बट हाँ जब भी बनेगा तब हम देखेंगे। बट अभी तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बी के साथ में फ्लैट पैटर्न बना हुआ है। तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं, ये सी अच्छा खासा ऊपर जाएगा, जितना जाए तब की तब देखेंगे। बट अभी सी में क्या पैटर्न बनाएगा क्या नहीं बनाएगा वो तो जब बनेगा तब देखेंगे। बट अभी के लिए हाँ हम बुलिश है, हमारा कोई भी डाउन साइड का प्ले नहीं है। तो जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये जो सी है इसको पूरा कंज्यूम होने में कम से कम एक महीना लग सकता है, यानी कि जनवरी और फरवरी के बाद में चलना स्टार्ट करें तो माइट भी पॉसिबल। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये काम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये जो ट्रेंगुलर पैटर्न है, यानी कि ट्रेंगुलर पैटर्न बना के थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो ये ए, ये बी और सी बी को यहाँ फिनिश कर जाए और फिर सी के लिए ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, तो फिर चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट फेबररी के बाद में, यानी कि हमारा जो बजट रहेगा उसके बाद में गिरना स्टार्ट करें। ठीक है,
फाइनेंस फाइनेंस और बैंकिंग की बात करते हैं क्योंकि ये सारे सेम होते हैं। बैंकिंग में भी सेम पैटर्न है अगर इंटरनली मैं बात करूं, बट ये बैंकिंग निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तो इसका मैं हायर टाइम फ्रेम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग जो होना चाहिए ना वो बाकी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बुलिश तो है, बट वहाँ पर टाइम कंजेशन बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ये प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे ना आए, मगर ये एक रेंज में साइडवेज जरूर हो जाएगा, यानी कि आपको वॉलेटिलिटी ये बहुत ज़्यादा दिखाएगा। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर जो टाइम होता है ना, मतलब टाइम अभी बाकी है, मतलब ऐसा है कि ये जो टाइम कंज्यूम है ये थोड़ा बाकी है, इसको एक हफ्ते का टाइम और स्पेंड करना चाहिए, एक एक डेढ़ हफ्ते का टाइम यहाँ पे और स्पेंड करना चाहिए, तब तक शायद ये उसके ऊपर ना जाए। अगर फिर भी अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर टाइम बाकी है, क्योंकि ये पैटर्न अलाउ ही नहीं कर रहा है इसको कि ये जा अभी सीधे सीधे ऊपर चला जाए। है बुलिश, बट एक इस पर्टिकुलर वेव को जितना टाइम लगना चाहिए वो टाइम अभी नहीं है। तो ये फॉल आएगा, फिर फॉल के बाद में एक शार्प प्राइस आप देखते हो तो समझ जाना कि ये जो वेव सी है, यानी कि ये जो वेव सी ये फिनिश हो चुकी है, फिर हम ये सी के लिए ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे एक राइज आप मिले और आपको इस टॉप के ऊपर जाता हुआ दिखे, तो समझ जाना है कि हाँ अब ये जो वेव है ये फिनिश हो चुकी है एंड इट विल स्टार्ट फॉर वेव सी। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंस सेक्टर में, जो कमोडिटी सेक्टर में भी हमने डिस्कस किया था, कमोडिटी सेक्टर में भी सेम पैटर्न था हमारा, आई थिंक। ये लेट मी ये तो ये प्राइस वाइज अच्छा खासा है, बट अब यहाँ पर एक फॉल जरूर आएगा, क्योंकि ये बी, ये सी, ये डी के लिए गया एंड देन ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये ई के लिए नीचे आएगा तो ई के लिए ये 5 पार्ट में आ सकता है ना। ई वेव हमेशा कैसे कैसे आती है, 5 पार्ट में आती है, या न्यूट्रल ट्रायंगल। न्यूट्रल ट्रायंगल में कब आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बॉटम लगता हो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल ट्रायंगल या तो टॉप पे बनता है या बॉटम पे बनता है, टू कंफ्यूज पीपल ना, क्योंकि मार्केट हमेशा जब भी कोई मेजर टॉप या मेजर बॉटम या शॉर्ट टर्म टॉप या शॉर्ट टर्म बॉटम बनाती है, तो वहाँ पर पैटर्न हमेशा इस तरह का बनाती है जो कि किसी को भी कंफ्यूज करेगा, किसी को भी कंफ्यूज करेगा। और वहाँ पे वॉलेटिलिटी जो बिहेवियर होता है वॉलेटिलिटी का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने याद हो, हमने डाउजोन में देखा था। ठीक है, जब ये यहाँ पे बॉटम बनाया तो ये एक साफ राइज दिया, तो उसके बाद में साफ फॉल दिया। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, ये कंफ्यूज करती है बुल और बेयर दोनों को। ठीक है, ये कंफ्यूज क्यों करती है, क्योंकि भाई अगर कोई भी मेजर टॉप या बॉटम बनता है, तो वो अपनी पोजीशन को जितना हल्का कर सके लोग, उतना ज़्यादा है फिर ये ऊपर जाएगा। तो अगर ज़्यादा पोजीशन हैवी रहेगी तो उसके हिसाब से फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो मार्केट क्या करता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो अप करता है, ताकि पीपल अपनी पोजीशन खाली करे। और मार्केट का बिहेवियर ये होता है, मार्केट का बिहेवियर ये होता है कि चाहे आप बुल साइड में बैठो या बेयर साइड में बैठो, आपको घबराहट होगी ही होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन के साथ हो तब तो आप सही जाओगे, अगर आप डायरेक्शन के साथ नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका कैसा होता है, हम ये चीज़ मैंने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, न्यू का जो ट्रेडिंग कोर्स है वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से डिस्कस किया कि हम किस तरह से डायरेक्शन निकालेंगे बिना किसी मार्किंग के। ठीक है, खैर हालांकि वो चीज़ अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना, सीमेंट और सीमेंट सेक्टर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सीमेंट मेटल बजट के हिसाब से, सीमेंट हुआ, मेटल हुआ, फर्टिलाइजर इंक्लूड अभी मैंने बताया उसमें कितनी अच्छी न्यूज़ आई है। और ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अभी इतना नहीं है। बस हाँ कि टेस्ला ने अपना जो प्लांट है जो इंडिया लाने की वो चाह रहा था, वो प्लांट जर्मनी जा चुका है और जर्मनी में वो बन चुका है और अब वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टेस्ला इज आल्सो प्लानिंग टू स्विच चाइना ना, जो चाइना का अल्टरनेटिव उसने जर्मनी में ढूंढ लिया है। और हालांकि उसके प्राइस भी गिर ही रहे हैं। खैर, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पर ध्यान रखना। एनर्जी सेक्टर में ये जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मैं बताता हूँ। ये
तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और मैंने कहा भी था कि अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो समझना कि ये वेव ई नहीं है, फिर ये वेव सी बनेगी और फिर इसके बाद में डी और फिर ई के लिए नीचे आएगा। बट अभी इसको देख के ऐसा लगता है कि बस आपको करना क्या है कि सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना और आपको लगता है कि यहाँ ये इस लाइन को क्रॉस करते हुए इसके ऊपर जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है फिनिश हो चुका है। अब ये जो जाएगा ये लास्ट लेग रहेगी, ठीक है। तो ये लास्ट लेग रहेगी इस पर्टिकुलर पैटर्न की। तो ये पैटर्न जो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ इसकी जो लास्ट लेग रहेगी ये, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना अ, कि ये एनर्जी सेक्टर एक बार लास्ट लेग के लिए ऊपर जंप जरूर करेगा, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलेगा? सिंपल सा है, इसका कंफर्मेशन देख लेना आप कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगल का पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है आपको तो फिर आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड बहुत बहुत सारी न्यूज़ है और कंजम्पशन सेक्टर इंडिया का वैसे भी बहुत बुलिश है। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पैटर्न नहीं, यहाँ नहीं थे हम, यहाँ थे। तो ये एक एक्स वेव बना रहा है, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी। अब ये एक्स वेव बना रहा है, फिर वापस से एक बार ये ऊपर जाएगा। अगर मैं ओवरऑल इस पैटर्न की बात करूँ तो ये जो लास्ट लेग जो जा रही है ये 5 के फॉर्म में जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये शायद इसके नीचे आ जाए, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बना रहा है उसके हिसाब से ये एक बार अगर इसके नीचे आ जाता है तो समझ जाना कि ये जो पैटर्न है टर्मिनल बना रहा है, ठीक है। अगर ये इस लाइन के नीचे यानी कि स्टॉप के नीचे आ जाता है तो ये सेकंड होगा, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये टर्मिनल बनाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। हालांकि इसके चांसेस कम है बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो ये थोड़ा सा खतरे की घंटी हो जाएगा इस पूरे सेक्टर के लिए। फिर इसमें एक साफ फॉल जरूर आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो ये फिर पैटर्न को पूरा बिगाड़ देगा, ठीक है। हालांकि ये जो पैटर्न यहाँ बना रहा है रेक्टेंगुलर पैटर्न है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी के लिए ऊपर जाएगा एंड फिर ई। तो ई के लिए आएगा, जब भी नीचे आएगा तो ये इसके नीचे ना जाए। वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी क्योंकि अगर ये डी एक्सटेंड हो गया, जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था, बैंक निफ्टी में देखा था, तो जिसमें ये डी जो एक्सटेंड हुआ था, तो डी एक्सटेंड हुआ हो गया तो फिर ई के नीचे आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कि अच्छा रहेगा इस पूरे सेक्टर के लिए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। ऑटो सेक्टर में हमने कहा था कि लास्ट ई लेग है और ई लेग यानी कि जो ये जो पैटर्न बन रहा है इसका, ये ए है हमारा, ये बी है, तो ये बी का जो ई है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो ये ए बी सी, ये डी, फिर ई के लिए जो नीचे आएगा। तो ये जो पूरा पैटर्न है यानी कि लास्ट लेग है इसका, इसका जो ई है ये अभी नहीं हुआ है। हालांकि ये टोटल ई वेव है, ये ए, ये बी, सी, डी और ये ई। तो ये भी अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। आप इसको टर्मिनल भी बोल सकते हो, मगर अबे टर्मिनल बोलना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर ये टर्मिनल के रूल को फॉलो नहीं करता है यानी कि डी एक्सटेंड हो गया तब ये टर्मिनल नहीं बनेगा, तब ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही रहेगा। चांसेस कम है कि एक्सटेंड हो, बट हाँ ये डी डी के बाद में आपको ई के लिए नीचे आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और साइडवेज होकर फिर ऊपर जाएगा एंड देन इट विल कम डाउन, ठीक है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है क्योंकि बी और डी में अल्ट्रेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर ये बी और डी बनेगा तब भी अल्ट्रेशन चाहिए हमें, और अगर 2 और 4 बनेगा तब भी हमें दोनों में अल्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं अल्ट्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस वाइज तो कम है बट टाइम वाइज तो है, तो ये नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर जाना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम में इसका पैटर्न देख के और भी काम अच्छे से किया जा सकता है। मीडिया सेक्टर में मैंने एक नोटिफिकेशन बताया था, हालांकि पता नहीं आप लोगों को मिला या नहीं, मैं क्योंकि हर चीज़ में नहीं है। खैर, मीडिया सेक्टर पे हमने कहा है कि मीडिया सेक्टर हुआ, मीडिया सेक्टर में हम एसआईपी करना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो, हम हमारा जो फंड होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे इमीडिएट अपॉर्चुनिटी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, अ, जो इन्वेस्टमेंट है अ, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम क्या करेंगे, एसआईपी करेंगे। थर्ड पार्ट जो होता है वो होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो 3 पार्ट होते हैं हमारे, एक जो था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड पार्ट हमारा एसआईपी का, कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है।
यानी कि जैसे कि मीडिया की बात करूँ तो मीडिया सेक्टर में ये जो वेव ई है, ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जो वेव ई है ये ऑलमोस्ट वेव ई फिनिश होने होने वाली है। ठीक है, तो ये वेव ई फिनिश होगी तो इसके बाद में क्या होगा कि जो वेव ये जो वेव ई है, इसकी जो वेव ई है ये फिनिश होने वाली है, तो वेव डी फिनिश हो जाएगी। तो जैसे ही वेव डी फिनिश होगी तो इसके बाद में वेव ई के लिए ऊपर जाएगा, तो ये पूरा सेक्टर जो है अच्छा खासा ऊपर की साइड जाएगा। बट जो पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि हम कभी भी बॉटम या एकदम बॉटम पर केस नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि ये लास्ट लेग है, हमें पता है कि ये लास्ट लेग है, तो हम यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना स्टार्ट करेंगे। अब वो अमाउंट कहाँ से आएगा? जो भी हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, तो कभी हमने किसी पर्टिकुलर शेयर 10 शेयर बाय कर लिए, कभी 50 शेयर बाय कर लिए, इस तरह से हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा 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 सा क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे अच्छे स्टॉक्स देख लेना आप लोग, आपको जो भी पसंद है वो देखना और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, मगर ये एसआईपी वाला होगा और इसको मंथली एसआईपी में रखना। दो टाइप के एसआईपी हम सजेस्ट करते हैं, एक होता है वीकली एसआईपी और एक होता है डेली मंथली एसआईपी। मंथली एसआईपी का मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी कम से कम 6 से 8 महीने और लग सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे सिर्फ मंथली एसआईपी करेंगे। दूसरा होता है वीकली एसआईपी। वीकली एसआईपी तब करते हैं जब उसमें कम से कम 1 या 1.5 महीने का ही का टाइम बचता है कि हाँ अब इसमें 1 1.5 महीना है, 1 2 3 महीने ही बचे हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को फिनिश होने में। फिर हम उसमें हमारा एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट स्टार्ट करते हैं कि हाँ अब ये चलना स्टार्ट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, पैटर्न कंफर्म हो चुका है, अब ये राइज करना स्टार्ट करेगा, फिर हम उसमें थोड़ा सा बड़ा अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। एक ये है पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर, पीएसयू बैंक। जैसे कि पीएसयू बैंक की अगर मैं बात करूं तो पीएसयू बैंक में भी ये जैसे मैंने कहा था कि लास्ट लेग है, ये 5 है। हम्म, ये तो ये हमारी वेव 5 है, तो वेव 5 अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है। तो ये जो फॉल आया है इसमें मैंने कहा था कि पीएसयू बैंक से हम अभी अभी एग्जिट नहीं करेंगे, ये फॉल से घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर आप देख सकते हो इसमें राइज भी आया था। खैर, अभी भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये अभी यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज़्यादा हैं कि जो वेव ए बनी है, अब ये जो बी बनेगी ये बी स्ट्रॉन्ग भी बने। अगर ये स्ट्रॉन्ग भी बनती है तो फिर ये सी के लिए कम आएगा नीचे और फिर वापस से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो अभी हम पीएसयू बैंक से हम एग्जिट नहीं है, अच्छे खासे इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ाने का तो सवाल नहीं है, अगर किसी को बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम इस सेक्टर से एग्जिट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम भी हमने सजेस्ट किया है मीडिया सेक्टर के। मीडिया सेक्टर में आने वाले टाइम पर हम हमारी एसआईपी को मंथली एसआईपी से वीकली में लेके जाएंगे, बट अभी हमारी इसमें एसआईपी है मंथली वाली। ठीक, तो मंथली वाली एसआईपी का ध्यान रखना कि हर मंथ हम कुछ ना कुछ अमाउंट इन पर्टिकुलर सेक्टर, इस सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उसमें हम थोड़ा 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 हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे। फिर जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा हम वीकली में स्विच कर जाएंगे, फिर उसके बाद में एक लमसम अमाउंट लगा के फिर छोड़ देंगे, जैसे कि हमने पीएसयू बैंक को छोड़ रखा है। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर में अभी ये जो वेव ये है ये भी फिनिश नहीं हुए, वेव सी है ये वे भी फिनिश नहीं हुए, इसके बाद में रह जाएगा, बट अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट हमारा अच्छा खासा बुलिश है और मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से मार्केट बिहेवियर दिखा रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसे नहीं लगता कि प्राइस वाइज अब ये ज़्यादा नीचे आना चाहिए। टाइम वाइज ज़रूर हो सकता है कि 1 2 हफ्ता साइडवेज हो जाए, फिर ये रैली करना स्टार्ट कर देंगे। खासकर निफ्टी का ध्यान रखना, निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला ही कि अगर बैंक निफ्टी में अगर एक थ्रस्ट के साथ काट के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो फिर समझ जाना कि ये ख़त्म हो चुका है और फिर ये अब ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे अभी उम्मीद कम है कि क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, निफ्टी में भी सेम है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मार्केट का ओवरऑल व्यू। इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेट मी सी सम क्वेरीज। ओके, ओके, शायद वो स्पीड का इशू है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलते जाता हूँ स्पीड है।
खैर ठीक है, नेक्स्ट टाइम में भी आई विल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो आप पूछ सकते हो कि मैं उस चार्ट को रिपीट कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट नहीं करूंगा। इफ़ यू हैव क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू कैन स्टॉप में, आई विल टेक दैट क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर चार्ट में कोई सा अगर आपको लगता है समझ ही नहीं आ रहा है या पैटर्न या क्या है, तो वी विल डिस्कस। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ओके। पीएससी में मैं देखो, पीएससी की अगर मैं बात करूं तो पीएससी का वैसे मैं आज से नहीं, काफ़ी महीनों से सिर्फ और सिर्फ होमवर्क में रखता हूं, उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं। जो भी होमवर्क सेंड करता है उसी को मैं वो सेक्टर का जो एक्चुअल चार्ट है वो शो करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। बट आज हम देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों की डिमांड है। खैर देखो, पहले तो हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट से देखते हैं ना। ये वाला पहले देखते हैं, पहले तो ये वाला। यहाँ से ठीक है। अगर मैं इसके 2.5 ईयर का चार्ट लूँगा तो ये यहाँ पे डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा है। ये वेव ई है, ये बी और ये सी। अब वेव ए है वो 5 पार्ट में होनी चाहिए, जो कि अभी हम इंटरनल हम चेक भी करेंगे। और ये वेव बी है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, इसका कंफर्मेशन भी है जो कि शार्प प्राइस आया था। और ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा बस कि अगर ये यहाँ पर जाकर एक वापस से फॉल देना स्टार्ट करता है, तब हम वेव बी को वहाँ पे फिनिश मारेंगे। हालांकि प्राइस पे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बट चांसेस हैं कि अगर ये नहीं जाता है, अगर ये नहीं जाता है इस हाई के ऊपर, तब चांसेस है कि ये नीचे आएगा। अदरवाइज अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये वेव बी यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि ये डायमेट्रिक पैटर्न जो है यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, बट अभी हम बस मान के चल रहे हैं, दो केसेस लेके चल रहे हैं कि वेव बी जो है यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हालांकि वो देखेंगे, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि वेव बी जो है यहाँ फिनिश हो चुका है। इन फ्यूचर अगर मान लो कि मार्केट ज़्यादा फॉल नीचे दे देता है, तब हम उसको स्विच करके यहाँ पे कर लेंगे। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो वेव बी है फिनिश हो चुका है, ठीक है, और सी के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। तो अगर मैं इस सेक्टर की ही बात करूं तो ये यहाँ से मैं लेता हूँ वेव ए, और ये अगर यहाँ फिनिश होता है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा कर्सर मेरा, और फिर ये। तो आप सोच सकते हो कि ये सेक्टर किस लेवल तक बुलिश है। मतलब अ, जो सीपीएसई है, ये सीपीएसई जो सेक्टर है कितना बुलिश है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है ना, 2.5 ईयर का चार्ट है। तो ऐसे सेक्टर में हमें एसआईपी करनी होती है। अब इसमें इस सेक्टर से रिलेटेड जो जो आपको स्टॉक्स मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर है, पीएससी सेक्टर। तो अगर आपको अच्छे से स्टॉक्स मिलते हैं तो आप उनमें लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ दो, छोटा अमाउंट भी लगा के छोड़ोगे तो ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर देखो अभी ये कहाँ पर है, ये 4,000 मान लो 5,000 रुपये है ना, तो 5,000 रुपये भी है, तो अगर ये 100% पे जाता है तो 28,000 का टारगेट जाएगा, तो वो इंडेक्स ही 28,000 तक पहुंच जाएगा। 5,000 का इंडेक्स अगर 28,000 भी जाता है, 28,000 छोड़ो, अगर 10,000 भी जाता है, तब भी आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। तो ये सेक्टर किस लेवल का बुलिश है आप समझ सकते हो। ये जिगजैग पैटर्न है, ठीक है, ये एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है वो। बस एक कैच बस इतना है कि अगर ये यहाँ पे आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये माइंड में रखना है कि नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे आता है, ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ा देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लेके बैठ सकते हो। तो सीपीएससी सेक्टर या पीएससी सेक्टर ये है बहुत बुलिश। मतलब आप इसका वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड स्टॉक निकाल सकते हो, निफ्टी इंडाइसेस। यहाँ पे जैसे निफ्टी मेटल है, लेट इट ओपन। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी 50, मीडिया पीएसयू रियल्टी, ये सीपीएससी। मैंने क्लिक किया ना, क्या हो रहा है, अच्छा वो चल ही नहीं, ओके।
तो ये इससे रिलेटेड सारे स्टॉक्स हैं। जैसे पावर सेक्टर में बात करो तो ये पावर सेक्टर से हैं। फिर गैस एंड गैस से रिलेटेड बात करें तो और ये सारे सेक्टर्स हैं। कैपिटल से रिलेटेड ये डिफेंस से रिलेटेड है अलग ही। और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है एनबीसीसी। तो ये इनमें जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बुलिश है। ठीक है। आप हर एक पे तो मैं नहीं कहूँगा कि हर एक पे लगा दो, बट हाँ जिनका ज़्यादा वेटेज है आप उस पर भी कर सकते हो। फिर इस सेक्टर पे ही अगर आप एसआईपी कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई कंपनी यहाँ से हटती है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि बहुत सारी कंपनियों को हटाएगी भी, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। तो ये सीपीएससी सेक्टर का है। शॉर्ट टाइम में हम जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा रायता फैलेगा वैसे तो। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, रायता फैलना मतलब। यहाँ था। ओके। ये A1 2 3 4 ये 5 में गए। ये हमारा फिनिश हुआ। डायमेट्रिक पैटर्न है। कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ इसी का है, वेव डी का। अगर ये वेव डी बनाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब ये एक बार जरूर नीचे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ इस वाले में, तो ये करेक्टिव के फॉर्म में ही ज़्यादा जा रहा है। करेक्टिव में कोई एकदम हाई हाई थ्रस्ट के साथ नहीं जा रहा है। खैर जो भी है, ये पैटर्न में ना जाए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। बैंकिंग में क्या देखना है? बैंक में क्या क्या था बैंक में? आई थिंक मैं बता चुका हूँ ना कि शायद आया नहीं। बट टाइम है, बट ये है तो बुलिश ही। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपकी जो पोजीशन बनाओ ना, तो पोजीशन आप सोच समझ के बनाओ। क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में आपको सीधे सीधे पैसे नहीं देगा। है ना। अगर आप बुल बुल साइड में बैठोगे तब भी आपको सीधे सीधे पैसे नहीं मिलने वाले, और बियर साइड में बैठोगे तब भी आपको सीधे सीधे पैसे नहीं मिलने वाले, भले ही आपकी लेबलिंग सही हो। आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है मेन ट्रेंड किधर की ओर है। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भले यहाँ यहाँ पर ये साइडवेज में आ जाए या और नीचे आ जाए प्राइस वाइज भी, फिर भी ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इसको ऊपर ही जाना है। तो जो मेन डायरेक्शन है इसका, वो डायरेक्शन है ऊपर की साइड में। तो आप केस में लेके काम कर सकते हो इसमें, कि केस में एक्चुअल में मेरा डायरेक्शन नीचे ही है, और अगर नीचे आता है तो आई विल डेफिनेटली बाय मोर। ठीक है। एफ एंड ओ की पोजीशन व्यू व्यू चार्ट से डिसाइड मत करो। एफ एंड ओ की पोजीशन है ना, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। निफ्टी प्लीज वापस से समझो। ओके। निफ्टी की लेवलिंग, निफ्टी में क्या है? टाइम फ्रेम कौन सा है वैसे? आपको कौन सा टाइम फ्रेम की लेवलिंग देखनी है? कोई स्पेसिफिक टाइम है? ये हमारा ए। इसमें क्या है? ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना है न्यूट्रल ट्रायंगल का। ये भी फिनिश नहीं हुआ है, टाइम वेज बाकी है, और सी के लिए फिर ऊपर जाएगा। ये हुआ मेरा ए, बी, सी, डी, और ये ई। ये ई जैसे ही खत्म होगा फिर आ जाएगा नीचे, और ये काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रायंगल है। लाइन का है। ओके। ठीक है। तो ये इसकी लेवलिंग है। सी के लिए ऊपर जाएगा। मंथली चार्ट में देखोगे तो ये पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। आ, इसके अलावा बी ई एल। ई एल में क्या है? बी एल को एनआरटी में देखते हैं। हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहा है वो। ये यहाँ पे वापस आना स्टार्ट कर देगा। ये अच्छी खासा एंट्री पॉइंट है इसका।
लास्ट वीक में ये जो भी फॉल आया था ना, उस टाइम पे ही बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था यहाँ पर। तो जिसने यहाँ पर बाय कर रखा है वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। तो करना कुछ नहीं था, सिंपल सा आप यहाँ पर 95 या 95 का पुट बेच सकते थे, क्योंकि साफ फॉल आया था, ये साफ फॉल आया था तो पुट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो 95 का पुट आप बेच सकते थे, और किसी और लोअर प्राइस का टू हेज इट, तो हेज करने के लिए या मार्जिन को यूटिलाइज करने के लिए आप इसमें पुट बाय कर सकते थे लोअर। तो ये यहाँ पे आप ऐसा कर सकते थे। इसके अलावा आप सिंपल सा कॉल भी बाय कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अच्छा है, अभी भी ये बुलिश है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चूंकि ये वीकली पर है और बायस्ड है, तो ये साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बायस एंट्री है, तो ये राइज अप तो देगा, बट यहाँ पर ये साइडवेज हो सकता है ना, मिड में आके, मिड इन द रिवर में साइडवेज हो सकता है। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस, अदर क्वेश्चंस? ओके, ये देख लेते हैं। सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में मैंने चार्ट पब्लिश किया तो था। ये मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत बुलिश है सिल्वर, मंथली भी एंट्री थी और यहाँ पे लेक इन्वायरमेंट बना हुआ था। मैंने कहा था कि सिल्वर में बहुत अच्छा है, और इसका मैंने चार्ट भी पब्लिश कर रखा है। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएगी ना। जैसे अब डेली चार्ट में बोलूँ, तो डेली चार्ट में ये अप एंड डाउन मूवमेंट आएगा। तो अगर आप सोचो कि मैं अभी लेके बैठ जाऊँ बस वहाँ से रॉकेट होना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप टाइमली एंट्री लोगे, यानी कि यहाँ पर आप एंट्री लेते, क्योंकि ये अच्छा खासा एंट्री पॉइंट था, तो आपके लिए एक हेज बन जाता है कि हाँ ठीक है, आई एम इन प्रॉफिट है, कि अगर साफ फॉल आता भी है तो कम से कम मैं तो अभी एंट्री में ही रहूँगा। और फिर यहाँ पर भी देखो प्राइस वाला एंट्री है, तो अगर आपको एंट्री लेना है तो आपका ये प्राइस के हिसाब से ये वाला आपका एसएल हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन लॉन्ग ऑन दिस ना। अगर इसको साइडवेज भी होना है तो सबसे पहले ये वाला स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये है अच्छा खासा पुलिस। ओके, ओके गाइस, माय टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आई हैव टू गो फॉर दैट। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ सेंड मी, आई विल ट्राई टू टेक इट। ओके, मेल में आप सेंड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं, ओवरऑल मैं अपना व्यू बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय द लाइफ, बाय।